अस्सलाम वालेकुम जी, GCTV के साथ मैं हूँ मदिहा इकबाल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 6 सितंबर का दिन है और पाकिस्तान में इस दिन को यौम दिफा के तौर पर जाना जाता है। हर पाकिस्तानी के लिए आज के दिन की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है और आज का ये हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम GCTV पर है भी 6 सितंबर के बारे में। आज हमारे मेहमान होंगे, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल हैं, हमारे साथ साजिद हबीब साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। और मैं आपको इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं आपको उनके बारे में बताती चलूँ कि हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री उनके पास एजाज़ात में शामिल है और साथ ही साथ जो है उनके पास तारा इम्तियाज़ मिलिट्री जैसे एक और एजाज़ उनके पास है। मज़ीद भी हम उनके बारे में जानेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि 6 सितंबर के बारे में उनके पास बात करने के लिए हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में आज आप हमारे साथ देखेंगे। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, सर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपका थैंक यू बोलती हूँ कि आपने जो है वो इस दिन स्पेसिफिकली हमारे लिए टाइम निकाला और हमें जो है वो वक्त दिया ताकि हम हर पाकिस्तानी को बता सकें कि आज का जो दिन था 6 सितंबर उसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तानियों को ये इस दिन की अहमियत क्यों पता नहीं। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी शुक्रिया कि आपने मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बारे में बात करने के लिए चुना। सन 65 की हम बातें तो हर साल करते हैं जी। लेकिन चूंकि मेरी अपनी भी कुछ बचपन की यादें हैं, फिर एयरफोर्स में चूँकि रहा तो मेरी बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकातें हैं जो कि 65-65 की जंग में शामिल थे, शरीक थे। तो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार इस तरह से भी है मदिया कि ये वो जंग थी जो पाकिस्तान ने एक कौम के तौर पे लड़ी थी। बेशक। तो उसमें से जो एयरफोर्स का हिस्सा था, मैं उसके बारे में बड़े शौक से बात करना चाहूँगा। जरूर। इसलिए कि हम आज हैं भी आपके साथ इसीलिए। इसलिए कि सबसे पहले तो बचपन से ही मैंने MM आलम का नाम सुना। अच्छा। और मेरे सामने एक मोटिवेशन थी एयरफोर्स ज्वाइन करने की, वो MM आलम थे। उसके बाद फिर हमने सरफराज रफीकी शहीद के और बाकी लोगों के नाम सुने। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि अल्लाह ताला ने बड़ा कर्म किया कि मैं PF कॉलेज सरगोदा चला गया और तमाम मराहिल से गुजरते मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट बन गया। जबरदस्त। आप यकीन कीजिए, कोई पूछता था कि अगर ये ना बनते तो क्या बनते, तो वो मेरे जहन में कुछ आता ही नहीं था, इसलिए कि रास्ते अल्लाह ताला इतनी अच्छे तरीके से बनते गए कि मैं बन गया। देखो, जो 65 वॉर में जो एयरफोर्स का रोल है उसमें बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज हैं। यस, मुझे वो स्टोरी सुननी है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा कि आपने सुना होगा कि जंग शुरू हुई 6 सितंबर को। जी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना अकाउंट भारतीय एयरफोर्स के खिलाफ जब खोला तो वो 1 सितंबर को था। ओके। इसलिए कि ये जो जंग थी ये तो मेन इंटरनेशनल बॉर्डर पे शुरू हुई 6 को। उससे पहले कश्मीर एक हम जानते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया है। जी बिल्कुल। वहां पे झड़पें चल रही थी। ठीक है। और कुछ हमारी फोर्सेस, उनकी फोर्सेस, कुछ उनके जहाज आते थे अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, हमारे जाते थे। तो 1 सितंबर को आप देखिए, ये बहुत अहम बात है। सही। कि 6 को पूरी वॉर शुरू हुई, पूरी प्रॉपर 1 सितंबर को 4 जहाज इंडिया के एक बेस से टेक ऑफ करके कश्मीर सेक्टर में आते हैं। ओके। सरगोदा से हमारे 2 जांबाज टेक ऑफ करते हैं, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद और इम्तियाज भट्टी साहब, फ्लाइट लेफ्ट इम्तियाज भट्टी। ठीक है। ये 2 जहाज जाते हैं। हमारे जहाज सेबर हैं, उनके जहाज वेम्पायर है। आप नाम देखिए, बड़ा खौफनाक। वेम्पायर दुश्मन के ऊपर। हाँ। लेकिन वेम्पायर को ये नहीं पता था कि जो आ रहे हैं वो वेम्पायर हंटर्स हैं। ओह नाइस। यस, माशाल्लाह। आप देखिए, उनका कांटेक्ट होता है और सरफराज रफीकी 2 जहाजों को मार गिराते हैं, इम्तियाज भट्टी दूसरे 2 जहाजों को मार गिराते हैं। तो पूरी फॉर्मेशन का सफाया। अब ये बज़ाहिर सिर्फ इन्होंने 2 पायलटों ने 4 जहाज गिराए, लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ कि जब इंडिया ने देखा कि हमारे ये 4 जहाज गए और ये इस काबिल ही नहीं थी, कुछ भी नहीं कर सके और चारों के चारों गिर गए, उन्होंने इस नौइयत के वेम्पायर्स और एक और उनके जहाज से जिनको वो तूफानी कहते थे। ओके। तो ये तूफान और वेम्पायर को उन्होंने 130 जहाजों को महाज से खींच लिया और कभी जंग में इस्तेमाल नहीं किया। डर की वजह से। आप इस बात पे गौर करें,
हाँ, डर की वजह से कि ये तो 4 गए थे और ये बच के ही नहीं आए, 2 पायलटों ने गिरा दिया इनको। 2 पायलटों ने इनका सफाया तो किया। आप देखिए कि अगर कोई फौज जो है वो 400 जहाजों के साथ 400 टैंकों के साथ मिसाल के तौर पे जंग लड़ने गई है और उसमें से 130 टैंक खींच लिए जाएं तो बाकी क्या बचता है? तो आप देखें कि सिर्फ 2 हमारे पायलटों ने इतना बड़ा डेंट डाला कि 30% ऑफ इंडियन एयरफोर्स जंग से पहले ही क्रिपल हो गई थी। So that was the opening of the account against the Indian Air Force. ठीक है। और अब आते हैं सर, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल, आपने भी MM आलम साहब का जिक्र किया है और बहुत सारे हम लोग आपने अगर बचपन में तो हम लोगों ने भी जी उन्होंने ये कर दिया था, इतने मिनट के बीच में इतने चांस। अब मैंने कहीं किसी एक इंटरव्यू के दौरान आपसे सुना कि आपका एक इनकाउंटर हुआ उनके साथ, आपको बात करने का मौका मिला उनके साथ और कहानी सुनने का मौका मिला कि एक्चुअली हुआ क्या था। बेसिकली मैं उस कहानी में इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज हमारे लिए तो जैसे ही इज, मैं कहूँगी कि सुपर हीरो वाला सीन था कि उन्होंने जो किरदार अदा कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में जो है वो कोई भी उस किरदार के करीब भी जो है वो जा सकता है। मुझे वो कहानी जो उन्होंने आपको सुनाई, मैं जरा उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरी तो मोटिवेशन एयरफोर्स पे आने के MM आलम थे जी। जब मैं एयरफोर्स में था तो ये 2001 के आसपास की बात है और मुझे उससे पहले उनसे, अभी वो सर्विस में थे तो उनसे मुलाकात, हम तो बिल्कुल जूनियर सेकंड लेफ्टिनेंट पायलट ऑफिसर और वो एयर कमोडोर थे और हमारी एयरफोर्स की फ्लाइट सेफ्टी के इंचार्ज थे। तो हम तो बड़े अदब से झिझकते हुए गुजरते थे, लेकिन वो पास बुला के चंद जुमले ही सही लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत की बात जरूर करते। ये कमाल की बात है। जबरदस्त। अच्छा, अब जो 2001 की बात है, मेरी कुछ पोस्टिंग आई कि मुझे पाकिस्तान के दिफाई ताशी के तौर पे बाहर जाना था, टर्की वगैरह में। उससे पहले मुझे एक बेस के ऊपर अटैच किया गया, तो आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मेरा कमरा उनके साथ वाला कमरा। जबरदस्त। तो मैं आप समझिए कि 1.5-2 महीने मैं MM आलम का पड़ोसी रहा। हम रोज शाम को मिलते थे, मेरी बेटियां छोटी छोटी थी, उनके लिए वो चॉकलेट लेके आते थे। तो जब उनको मैंने देखा तो मैंने अपने बीवी बच्चों को या जो भी मिलने आते थे, मैं कहता आओ मैं आपको दिखाता हूँ वो शख्स जो मेरी अकेले की नहीं सैकड़ों पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों की इंस्पिरेशन है। तो मरिया, आप भी एजुकेशन से ताल्लुक़ है, मुझे एक बात कहूँगा कि देखिए, मेरे सामने मोटिवेशन थी एयरफोर्स पे आने के लिए। जी जी जी। बदकिस्मती से आज हमने बच्चों से मोटिवेशन छीन के, कुछ लोग माइंड करते हैं, मेरे दोस्त भी, हमने मोटिवेशनल स्पीकर को सामने खड़े कर दिया। यस, करेक्टर को साइड पे कर दिया। करेक्टर को साइड पे कर दिया। तो उसमें फिर बड़ी मजे की बातें होती थी। आप यकीन करो, वो शादी उन्होंने की नहीं थी, बैचलर थे, उनके पास ढेरों किताबें थी। अच्छा। और फिर उन्होंने बताया कि जब वो कहीं बाहर टूर पे जाते थे ना, तो लोग लेके आते थे, चीजें लेके आते थे, घर की डेकोरेशन की, वो क्या लेके आते थे? किताबें। और किताबें उनकी देखी तो ऐसे नहीं कि जैसे कोई मेरे घर में या किसी और के घर में हमने लाइब्रेरी बनाई हुई है, कुछ पढ़ी है कुछ नहीं पढ़ी है। मैं जो किताब उठाता था उसके ऊपर नोट्स होते थे, रिमार्क्स होते थे, अंडरलाइन किया होता था। सही। तो मैं उनसे फिर he has gone through each and every page of every book. Nice. देखिए, ये इतना आपकी जो IQ क्या है, एनालिटिक एबिलिटी, चीजों को एनालाइज करने की एबिलिटी, वो कहाँ से आती है? जब आप इनपुट्स देते हैं अपने ब्रेन को। तो बड़ा मजा आता था उनसे बात करके। उस वक्त ही वो 70+, तो कहने लगे कि अभी भी मैं सेबर के कॉकपिट में बिठा दिया जाए तो आई एम रेडी टू फाइट। और उनसे ऐसे फिर इंस्पिरेशन ना ली जा सकती हो कि अगर वो 70 की एज में उनका जो जज्बा था फॉर द पाकिस्तान, वो इस लेवल का था। और वो कॉन्फिडेंट थी कि मैं अभी भी सेबर में मुझे बिठा दो। उन्होंने मिराज भी उड़ाए थे, बल्कि मिराज जब पाकिस्तान एयरफोर्स पे आए तो वो पायनियर लीडर थे जो लेके आए थे फ्रांस से उन जहाजों को। सो दोज वर वो मेरी जिंदगी के बहुत यादगार दिन थे और मेरे बच्चे भी याद करते हैं उनसे वो कहानियां सुनना कि कैसे। देखो, हम जब 6 सितंबर को प्रॉपर जंग शुरू हुई जी तो एक बहुत कामयाब स्ट्राइक पाकिस्तान एयरफोर्स ने पेशावर से पठानकोट के ऊपर की। अच्छा। और 11 से 12 जहाज उनके रनवे पे खड़े तबाह कर दिए। सही। अब हुआ ये कि उसकी वजह से देखिए एक सरप्राइज होती है कि किसने पहले हमला कर दिया। ओके। उसके बाद तो उनके तैयारे, मिसाइल, जो तैयारा शिकन तोपें सब तैयार हो जाती हैं। जी। अब जो बाद में जाने वाले उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होती है। नेक्स्ट डे सरगोदा से हमारी 2 जो स्ट्राइक्स गई थी शाम को, उनमें से हमारे 2 बड़े कीमती पायलटों का नुकसान हुआ था। शहीद हो गए थे सरफराज रफीकी शहीद और यूनुस शहीद।
तो मेरी अभी आज सुबह बात हो रही थी एक पायलट से, हमारे सीनियर जो उस वक्त थे, कहने लगे कि पूरे सरगोदा के ऊपर एक अफसोस का माहौल था कि हमारे 2 प्यारे जो थे ना वो आज वापस नहीं आए। और मोरल डाउन नहीं था, वो कहते हैं गुस्सा था कि बदला लेना, हर कोई एयरबोर्न होना चाहता था कि हमने बदला लेना है। और अगले दिन जब आलम साहब ने, That's the point. ओह माय गॉड, कहते हैं कि जब आलम साहब की खबरें पहुंची, क्योंकि आलम साहब जब फ्लाई कर रहे थे और शूट कर रहे थे, जी। तो एक पायलट जो हमारा दूसरा ऊपर से गिन रहा था 1 2 3 4 5, देखो 3 कंफर्म्ड मलबे तो पाकिस्तान के अंदर गिरे। 2 की फिल्में थी वो हिट हुए एंड दे फेल अक्रॉस। तो जब ये कहते हैं कि एमएम आलम का कारनामा ये नहीं था खाली कि उन्होंने 5 जहाज गिरा दिए 1 मिनट से कम अरसे में, कहते उसकी वजह से जो एयरफोर्स के लोगों का मोरल शूट किया, वो जो 2 पहले शहादतें हुई थी उसका वो भी गुस्सा भी कम हुआ, ग्लूम था, अफसोस था, थे, बिल्कुल रंज था, लेकिन गुस्सा था कि हमने बदला लेना है। कहते जब एमएम आलम ने ये किया तो जो उसके बाद जो सरगोदा का, कहते हैं अब जो हम बॉर्डर के ऊपर जाके अपना पेट्रोलिंग करते थे, अब हम दुश्मन के 20 मील अंदर जाके पेट्रोलिंग करते थे। उसका मोरल इतना जबरदस्त हो गया था। और दैट मीन्स के दोनों चीजें, हमारा मोरल अप हो गया, और अगर हम इंडिया के 20 मील अंदर जाके चक्कर लगा रहे हैं किसी को गिराने के लिए, दैट मीन्स के वो लोग डर गए थे और पुल बैक कर लिया था उन्होंने। सही ये थे एमएम आलम साहब। मैं मुझे जब भी था मुझे रहता था कि वो पूरी कहानी जो 6-7 दिनों की कहानी थी कि पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ, फिर इंडिया की तरफ से क्या हुआ, ये तो कहानी, और फिर एमएम आलम साहब की कहानी ये भी हमने सुन ली। सर एक छोटा सा जो मेरा एक है कि चूँकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सर अभी जैसे आपने बताया तो मुझे एक एक्साइटमेंट सी हो रही है, और मैं सोच रही हूँ आप कितने एक्साइटेड होंगे जब आप ये सब कुछ उनसे सुन रहे होंगे, आपको वो बैठ के बताते होंगे, उनकी बुक्स देखते होंगे, उनका कैलिबर आप ऑब्जर्व कर पाते होंगे उनके पास बैठ के, ये आपकी उनसे मोहब्बत है, और पाकिस्तान के लोग भी। अभी कुछ रिसेंट टाइम से हम थोड़ा सा देखते हैं कि पाकिस्तान के बीच में आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम का रवैया, 65 की वॉर्स थी उस टाइम की आर्मी को लेकर और आज की आर्मी को लेकर, और आज भी जो करंट सिनेरियो उसमें आपने वो टाइम भी देखा है, माशाल्लाह से आप ये टाइम भी देख रहे हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं आप दोनों वक्तों में? देखो मसले मसाइल सियासत के हर दफा होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी तारीख पढ़ी हो तो अयूब के मार्शल लॉ से पहले 6-7 साल में हमारे कुछ 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे, और उसके बाद फिर मार्शल लॉ आया। ये चीजें कौमों की जिंदगी में आती रहती हैं। आप देखिए तारीख में बहुत सारी वेलफेयर एम्पायर्स रही हैं बादशाहों के नीचे। जमहूरियत एक सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा ना, मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जब 65 की जंग हुई उस वक्त हमारा एक फौजी हुक्मरान था, अयूब खान थे। जी। लेकिन जैसे ही जंग का ऐलान हुआ कि भारत ने हमला कर दिया है, तो आप यकीन कीजिए, अखबार मैंने अब भी 6 सितंबर का संभाल के रखा हुआ, या आप आर्काइव्स में देख लें, जी। सब सियासतदान एक हो गए थे, सब लोग एक हो गए थे, कोई एक आवाज नहीं थी कि ये आमिर है तो इसके नीचे हमने जंग के नहीं करना। जितने फनकार थे, क्या नूरजहां, क्या मेहदी हसन, क्या मुनीर हुसैन, क्या शौकत अली, सब पहुंच गए थे गाने के, और जो लिखने वाले तो लिखने पे आ गए थे। तो फर्क ये है कि उस वक्त हमें इसने एक कौम बना दिया था। ठीक। और मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसी जंग खत्म हुई ना, तो एक दिफाई फंड की स्कीम शुरू हुई थी। 10 करोड़ आबादी थी कि अगर आप 10-10 पैसे के 2 सिक्के आप डोनेट करें तो 1 टैंक आ जाएगा। ओके, ठीक है। हम चवन्नी मिलती होती थी और हम इंतजार कर रहे थे कब फौजी गाड़ी आएगी और वो चवन्नी हम उसमें डालेंगे। जबरदस्त। ये उस वक्त का जज्बा था। ये जज्बा आज जो आपने कहा, अफसोस की बात है कि मार्शल लॉ था, वहां पे फौजी हुकूमत थी, जंग लड़ी, किसी ने फौजियों के ऊपर उंगली नहीं उठाई। जी। लोग राहों में खड़े हो जाते थे। मेरे एक अंकल थे, वो कमांडोज में थे, वो छुट्टी के, जब जंग खत्म हुई छुट्टी पे आ रहे थे, कहने लगे रास्ते में ना कोई होटल वाला पैसे ले रहा था, ना कोई बस वाला पैसे ले रहा था। क्योंकि आप आर्मी से हैं। आप आर्मी से, आप फौजी हैं, आप फौजी हैं, दिफा कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आज भी देखो, रोज खबर आती है वहां पे 4 फौजी शहीद हो गए, वहां पे आप मजाक उड़ा लें, लेकिन कच्चे के इलाके में जाने देने वाले 12 सिपाही थे पुलिस के यार। तो आज भी कौन जाने दे रहे? कोई और प्रोफेशन है पाकिस्तान में जहां पे सवाए तीनों फोर्सेस के और पुलिस के
कोई अपना जॉब जान के बदले पे अदा करता हो। यस नो, तो आप जितने वो हमारे निशाने हैदर हैं, वो जहाँ जहाँ निशाने हैदर मिला वो उनका इलाका तो नहीं था। तो मेरी नौजवानों से यही है कि अपनी सियासत को रखिए जब आपने किसी डिब्बे में कोई वोट डालना हो, लेकिन आप इज्जत कीजिए उनकी जो आपकी खातिर आज भी हजारों फौजी नॉर्थ वजीरिस्तान, बलूचिस्तान में और वजीरिस्तान में, फाटा में वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको पता है कुछ साल पहले सियाचिन में एक एवोलॉन्च आया था और एक बर्फानी तूफान में हमारे 150 फौजी शहीद हो गए थे। किसी को याद भी नहीं होगा ये, वो किस लिए सियाचिन में ड्यूटी कर रहे हैं यार? For the sake of Pakistani people's sake of safety, पाकिस्तान। क्योंकि उनको ना रोका तो ये जो इस तरह के नारे लगाते हैं ना कि फौज के खिलाफ, इस तरह इनके घर के बाहर एक पटाखा फट जाए तो इनकी जान निकल जाए। जी बिल्कुल। तो इज्जत कीजिए उनकी जो आपके मुल्क के लिए अपनी जान हथेली पे रख के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हवा में है और समंदर के अंदर है। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी सैर हासिल गुफ्तगू आपके साथ रही है। इंशाल्लाह मैं दुआ और उम्मीद करती हूँ कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो उनको 6 सितंबर को लेकर जो उनके दिमाग में सवालात होंगे उनके जवाब भी उनको मिल सके होंगे। इंशाल्लाह मुझे मदिहा इकबाल को दीजिए इजाज़त। दोबारा एक बार फिर से हम फिर किसी अच्छे मौके पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ DCTV की स्क्रीन पे एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।